मॉडर्न एम्पायर के बारे में आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह देखे होंगे या मूवीज वगैरह में, अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो रफली मैं आपको बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे जो रूल करेंगे, फिर उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनका बेटा है अशोक। हम बेसिकली इन तीन लोगों के बारे में यहाँ पे समझेंगे। हालांकि मौर्य से पहले डिफरेंट डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो वो चीज़ उसमें बहुत सारे नेम आते हैं, तो वो टॉपिक मैंने अभी छोड़ दिया है, जिसमें बीच में बहुत सारे मोनार्क और बहुत सारे डायनेस्टीज होंगे। उन्हें हम कभी अलग टाइप टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर एक बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग पहले ये ले लेते हैं। देखिएगा, द मॉडर्न पीरियड स्टैंड आउट एज अ सिग्निफिकेंट एरा इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आप लोग जो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। मैं रीड आउट पूरी चीज़ें कर दूंगा जैसे मैं हर बार करता हूँ, फिर जो चीज़ें मार्क कर रहे हैं ना उन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिएगा कि मॉडर्न एम्पायर जो है वो सिग्निफिकेंट एरा है। सिग्निफिकेंट का लोग है इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट रिप्रेजेंट नॉट ओनली it represents not only the founding of the first subcontinental empire, but also the emergence of innovative and relatively stable government। तो ये पहला आप मान सकते हो ऐसा डायनेस्टी होगा जो काफी बड़े एरिया पे रूल करेगा, पहली चीज। तो दूसरा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी। स्टेबल गवर्नमेंट का मीनिंग है कि मोनार्क बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे। अभी से पहले क्या हो रहा था, मोनार्क जो है वो रैंडमली चेंज हो रहे थे। तो यहाँ से जो आपको चीज याद रखनी है, वो ध्यान रखना है कि ये इनोवेटिव है पहली चीज तो, और रिलेटिवली स्टेबल गवर्नेंस ये लोग प्रोवाइड करेंगे, उसकी टेक्निक प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ केरला, तो केरला में ये, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन रीजन्स में ये नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया की भी कुछ दो चार एरिया होंगे जहां पर ये मॉडर्न एक्सपायर, मतलब मॉडर्न एम्पायर जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है वो ये कवर करेंगे। हालांकि मैं इसका भी आपको मैप भी दिखा दूंगा। देखिए, ये मैप दिख रहा है आप लोगों को, जितना भी लाइट पिंक, तो ऑलमोस्ट आपको सारे जगह से कलर दिख रहे होंगे, बट ये उस जमाने का ये मॉडर्न एम्पायर का मैप है। जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरली देख पा रहे होगे आप। तो अभी देखिए सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से मालूम पड़ेगा हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो मोर ओवर द सोर्सेस pertaining to the modern period are notably diverse and generally regarded as more reliable compared to those from earlier periods। यानी अभी से पहले तक जो भी डायनेस्टीज हुए उनके बारे में हमें उतनी पुख्ता नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी जो ये एम्पायर है ना, इसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज है। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ पा रही है ठीक ठाक? इको वगैरह तो नहीं आ रहा है? हाँ ठीक आ रही है, ओके ठीक है। देखिए, अब आपको वो रियल फोटो तो मिलेगी नहीं, है ना, ऐसा भी नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य की आपको रियल फोटो मिल जाएगी, लेकिन जो अवेलेबल है उनमें से एक फोटो ये है। बेसिकली पेंटिंग्स हुआ करती थी, तो उसी का ये पेंटिंग है। अब यहाँ पे देखिए सबसे रिलायबल सोर्स है कौन से, जिनसे आपको मालूम पड़ेगा मॉडर्न पीरियड के बारे में। वेरियस सोर्सेज शेड लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी बहुत सारे सोर्सों के थ्रू आप मॉडर्न एम्पायर के बारे में समझ सकते हो, ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट इनटू दिस एरा, जिससे आपको उस एरा के बारे में अच्छी नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो एक सेकंड, देखिए, दिस इंक्लूड एस्टेम्ड लिटरेरी वर्क सच एज कौटिल्य अर्थशास्त्र। जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक। इसके बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह की बुक है, इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक तो ये हो गई। देन सेकंड है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज एक ट्रेवलर थे और उन्होंने मॉडर्न एम्पायर के बारे में लिखा।
तो उस बुक को लिखा बोला गया इंडिका। एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया गया था, ये अभी भी है। कभी आप घूमने जाए तो ये इंस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं आप लोग। आपको ध्यान रखना है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने था। नाम दिया हुआ है रुद्रदामन फर्स्ट। इन सभी में आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में मालूम पड़ेगा, चंद्रगुप्त के बारे में मालूम पड़ेगा, और बार बार एक लेक का नाम आएगा। उस लेक का नाम है सुदर्शन लेक। ठीक है, तो कई बार ये पूछते हैं कि कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको सुदर्शन लेक के बारे में जिक्र उसका मिलता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है which mention the initiation of the Sudarshan Lake construction during चंद्रगुप्ता era region, यानी चंद्रगुप्ता के टाइम में ये सुदर्शन लेक बनवाई गई थी। Additionally, Ashoka's edict provided significant historical context. अब अशोका के एडिक्ट क्या है? बेसिकली अशोका ने कई रॉक्स पर, पिलर्स पर इंस्क्रिप्शन यानी कुछ लिखवाया था। उन सभी चीजों से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे देखिएगा। Additionally, Ashoka's edicts provide significant historical context. Other notable literary sources included Hemchandra's Prasasti Parvam। परिशिष्टा परम का मतलब ये प्रशस्ति बोलते हैं बेसिकली इसको। इसमें होता क्या है, किसी भी मोनार्क के बारे में उसकी प्रशंसा में चीजें बात बोली जाती है, लिखी जाती है, उसे हम प्रशस्ति पर्वम बोल रहे होते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं बेसिकली। अब इसमें चंद्रगुप्त के टाइम के बारे में बताया गया है, और बताया गया है चंद्रगुप्त का जैन कनेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त अपने जीवन के आखिरी समय में जैन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त का जैन कनेक्शन इसमें बताया जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक जो है वो है कनेक्शन विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस। ये याद रखना, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम से बुक लिखी थी, डिपिक्टिंग चाणक्य's strategy maneuvers against Chandragupta's adversaries and Dandin's 10 कुमार चरित्र along with बाणभट्टा कादम्बरी। अब इसमें कुछ नेम आ गए, अब ये याद रखें, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस पैराग्राफ में जो आपको चीज याद रखनी है वो कौन कौन सी चीजें होगी देखिएगा अभी। एक तो हो गया जो हमने चंद्रगुप्त के बारे में समझा कि हेमचंद्र की प्रशस्ति है ना, इसके बारे में, प्रशस्ति के बारे में, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ब्लू से। हेमचंद्र प्रशस्ति पर्व दिख पा रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, रेड ही यूज कर लेता हूँ, आई थिंक रेड ज्यादा बेटर रहेगा। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद है दंडिन। दंडिन एक राइटर है। 10 कुमार चरित्र, दंडिन का 10 कुमार चरित्र। और अगला है नाम बाणभट्टा, बाणभट्ट की कादम्बरी। इनकी चाहे तो आप एक लिस्ट बना लेना, कौन सी बुक किसने लिखी थी, यानी बुक कौन सी है और राइटर कौन सा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हेमचंद्रास प्रशस्ति पर्वम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। नेक्स्ट है दंडिन 10 कुमार चरित्र, बाणभट्ट की कादम्बरी। ये कुछ बुक्स हो गई। अगली चीज है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हम लोग समझते हैं, तो ये एक फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की है। जब चंद्रगुप्त जैन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेसिकली अपने यहाँ पर बनाई गई मूर्ति है, पुराने जमाने की तो फोटो ऑब्वियसली होंगी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बनाया गया वो चीज है। अब देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक महावंशा, यानी बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं जिनसे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है, वो कौन सी है? एक बुक है उनमें से महावंशा, ये मैं बार बार कट कर दे रहा हूँ, कौन सी है? महावंशा। देन नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो,
महावंशा हो गई और अगली बुक कौन सी हो गई, मिलिंद पन्हो एंड महाभाष्य। तो तीन नाम यहाँ पे आ गए हमारे, तो महावंशा, मिलिंद पन्हो और महाभाष्य, एज वेल एज अशोका वंदना, अशोक की वंदना, ठीक है, दीपावंशा, दिव्य वंदना, ऑफर अकाउंट ऑफ बोथ चंद्रगुप्ता एंड अशोका's लाइफ। इन सभी लिटरेरी वर्क के अंदर, देखो लिटरेरी वर्क का मतलब क्या होता है, कुछ लिखा गया है चाहे पेपर पे लिखा जाए, रॉक्स पे लिखा जाए, एडिक्ट पे लिखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लिखा मिला हुआ है। और इन सभी चीजों के अंदर चंद्रगुप्त के बारे में मिलेगा अपन लोगों को और अशोक की लाइफ के बारे में मिलेगा। फर्दर मोर द देखेंगे अगला, वंशार्थ कासिनी, मतलब जैसे भी आप याद कर पाओ, दो तीन वर्ड मिला के है, वम सात प्रकाशनी, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। देन मामूलनार, reference underline the Mauryans' involvement in the southern expansion, particularly their alliance and interference in the politics of the south। तो यहाँ पे इनमें आपको मालूम पड़ेगा साउथ के बारे में भी, तो ऑब्वियसली साउथ में इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे ये, जैसे कि केरला वाला एरिया इनको डिफिकल्ट पड़ेगा, तमिलनाडु वाला एरिया जो डिफिकल्ट होगा, लेकिन तब भी कई कुछ जगह जो होंगी उसमें ये लोग रूल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली जो चीजें हैं, महावंशा, मिलिंद पन्हो, महाभाष्य, ये काम के हैं। देन अशोक वंदना, कृपावंशा, दिव्य वंदना, ये नाम जान रखने के, कहीं भी मार्क करने की आ जाए कहाँ कहाँ पे इनके बारे में मिलता है, तो ये नाम लिखते हुए आ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो ये आपको टिक मार देनी है। और अशोक और चंद्रगुप्त दोनों की लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है हमको। सिमिलरली जो हमने देखा था, तो वम सात कैसे बोल सकते हैं, तो मतलब ऐसे कुछ है, मैंने एक्चुअली क्या ना देखा नहीं, जस्ट ये नेम कुछ कॉपी किए है ना। देन मामूलनार, ये कुछ रेफरेंस है जिनसे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है। हालांकि ये नहीं बहुत, जो नीचे वाले दो नाम है बहुत फेमिलियर नहीं है, आते भी नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले नाम है वो मोस्टली पूछे जाते हैं, यूपीएससी में एक दो बार आ भी चुका है। अब अगली चीज हम लोग बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है, अगर हमें मॉडर्न एम्पायर पढ़ना है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं, these textual sources play a pivotal role, pivotal मतलब important role in deepening our understanding of the life and governance of the modern empire। यानी मॉरियंस नोटेबली कौन कौन सा है, पहला है कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों चीजें, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनमें हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वो भी कंट्री में असली वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी मॉडर्न एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो ये फोटो मैंने आपको दिखा दी थी। अगला, अब आ जाते हैं कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ये बुक आती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हालांकि पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मन करे तो फ्यूचर में कभी 10-15 साल तक मन करे तो पढ़ लेना, हमारे लिए बहुत छोटी सी चीजें काम की है इसके अंदर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, द संस्कृत टाइटल अर्थशास्त्र ट्रांसलेट्स टू द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। यहाँ पे भौतिक चीजों के बारे में बताया गया है, दो इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इसमें स्टेट क्राफ्ट के साइंस के बारे में बताया गया है। इट intriguing to note that within the earth शास्त्र, material prosperity यानी अर्थ take precedence over both spiritual well-being dhamma and sensual pleasure kama। अब इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली ये बोलना ही चाह रहे हैं, पहले तो एक दो चीज समझ लेते हैं। एक होता है स्टेट क्राफ्ट, जो ऊपर टर्म है, स्टेट क्राफ्ट का मीनिंग किसी को आइडिया है क्या होता है? हाँ जी, एनिमल, किसी को कुछ आइडिया हो तो। ठीक, बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट कैसे रन करनी है, आर्ट
टू रन गवर्नमेंट। बेसिकली ये आर्ट है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसे बोलते हैं स्टेट साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इंट्रीग्यूइंग टू नोट दैट विद इन द अर्थशास्त्र, यानी ये जानना जरूरी है कि अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में बताया गया है मनी के बारे में, और मनी पहले इस स्थान पर ली गई है। किससे पहले ली गई है? धर्म से पहले और कामों से पहले। कि इन दोनों की पहले रिक्वायरमेंट क्या है? मनी की रिक्वायरमेंट है, अर्थ की रिक्वायरमेंट है। कंप्राइजिंग 15 बुक्स, इसकी कुल लगी 15 बुक्स हैं। अधिकरण, द इनिशियल 5 ड्वेल विद तंत्रा। 15 बुक है, 15 में से पहली पांच बताती हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी किसी भी राज्य के अंदर प्रशासन को कैसे चलाना है। कौन सी बुक की बात हो रही है? यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात हो रही है। देन फॉलोड 8 एड्रेसिंग अ पावर, यानी इंटर स्टेट रिलेशन। पहले 5 बताते हैं कंट्री के अंदर कैसे रन करनी है गवर्नमेंट, अगले 8 बताते हैं कि आपको एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। देन फाइनल 2 कवरिंग मिसलेनियस सब्जेक्ट। मिसलेनियस यानी जो भी छूट गया गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जो भी ये छूट गई वो आखिरी 2 वाले बुक के पार्ट में बताया गया है। दिस सेमिनल वर्क एनकैप्सुलेट्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कौटिल्य, और इन बुक्स में कौटिल्य की पूरी नीति दी गई है कि आपको कैसे किसी एरिया में रूल करना चाहिए और कैसे रूल आप कर सकते हो। द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य उनके टीचर भी हैं और कौटिल्य उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं। ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। Kautilya's insights are often parallel with those of Niccolo Machiavelli, the renowned Italian Renaissance writer The Prince। कहने वाली बात यह है, चाणक्य उसी समय के हैं जिस समय में निकोलो मैकियावेली जैसे राइटर हुए, है ना। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्री के अंदर, इटली के अंदर, इटालियन रिनायंस के अंदर, इटली के अंदर। इटली कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है। तो आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। आप लोगों ने स्टोरी आई थिंक सुनी भी होगी, मैंने पहले कभी आपको सुनाई होगी स्टोरी के बारे में। क्या मैंने कभी स्टोरी सुनाई है आपको चंद्रगुप्त मौर्य की? हाँ जी, जाग रहे हैं सभी लोग? ओके। आपको मालूम है कि ये चाणक्य इतना नाराज क्यों था प्रीवियस रूलर से? चाणक्य क्यों ये चंद्रगुप्त मौर्य को इतना सपोर्ट करेगा और डेवलप करेगा? पूनम, प्रभु, अल्ताफ, आइडिया है कुछ? चलो मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। तो देखो चाणक्य जो थे ना बाई कास्ट ब्राह्मण है, और दिखने में उतने स्मार्ट नहीं है ना, मतलब जैसे सुंदर होते हैं ना वैसे उतने सुंदर नहीं, लेकिन मतलब नॉलेज बहुत है। और चाणक्य की वाइफ बहुत ही स्मार्ट, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो एक बार क्या होता है, एक स्टोरी है, मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि गिफ्ट की बात चलती है कि वाइफ को गिफ्ट चाहिए होता है। तो चाणक्य की वाइफ ने बोला कि गिफ्ट वगैरह कुछ अरेंज करो। अब ऑब्वियसली ब्राह्मण है, बाई कास्ट, और मनी इतनी है नहीं, तो गिफ्ट खरीदने के लिए रुपए नहीं है। तो तभी इनको एक अनाउंसमेंट मालूम पड़ती है कि जो राजा है, मतलब जो, हाँ चाणक्य राजा कौन? धनानंद, नंद डायनेस्टी का धनानंद नाम जानकी का, इसके बारे में बताऊंगा एक दिन आपको। तो वो उस टाइम वहां पे रूलर है, और उस रूलर ने एक ऐसी मीटिंग, या फिर आप मान लीजिए ब्राह्मणों को बुलाया हुआ है, कुछ अच्छी बात बताओगे तो गिफ्ट मिलेगा, इस तरीके से। तो उस मीटिंग में या फिर उस सभा में चाणक्य जाते हैं, और चाणक्य दिखने में उतने स्मार्ट नहीं थे, तो ये फ्रंट रो में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही राजा आता है वो इनको देखता है, और वो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता, बोलता है कि अरे नहीं ये कौन खड़ा हो गया। तो उसको थोड़ा वो इंसल्ट कर देता है ना, इंसल्ट कर दिया और भगा दिया इस तरीके से। अच्छा उसकी इंसल्ट हो गई, तो फिर अब अलग अलग स्टोरीज है इसके ऊपर की इंसल्ट किस तरीके से हुई। अ, बहुत डरा के भगा दिया या फिर पीट दिया, ऐसा कुछ स्टोरी रहती है। कई बार बोलते हैं कि लात मार दी, ये सब कुछ बातें। फिर जैसा कि बोलते हैं कि उसमें उनकी चोटी थी, एक लंबी सी चोटी थी,
मतलब हेयर्स थे। तो उस चोटी को फिर उन्होंने बोला कि मैं कभी बांधूंगा नहीं जब तक कि नंद डायनेस्टी को एंड नहीं कर दूंगा। फिर वो बाहर आके ढूंढते हैं कि कोई कोई ऐसा इंसान है कि नहीं है ना। तो फिर ढूंढने पर उनको एक लड़का मिलता है और वो चंद्रगुप्त है। और चंद्रगुप्त को फिर वो पूछते हैं, सिखाते हैं मतलब कि क्या क्वालिटीज है, और कुछ क्वालिटीज दिखाई पड़ती है कि हाँ ये रूलर बन सकता है। और फिर तो वो ट्रेन करते हैं, और ट्रेन के साथ एक इंसान को और भी करते हैं, दो लड़कों को करते हैं एक साथ ट्रेनिंग देते हैं वो। और फिर ऐसी स्टोरी भी है, जैसे आई थिंक मैंने कभी आपको मजाक में कभी सुनाई हो। उनका जो फाइनल टेस्ट करते हैं चाणक्य, वो ये करते हैं कि वो एक माला देते हैं गले में पहनने के लिए। पहले एक दिन चंद्रगुप्त देते हैं और एक दिन बाद दूसरा जो था जिसको वो ट्रेन कर रहे थे वो उसको। दोनों में से पहली बार वो माला चंद्रगुप्त को दी जाती है पहनने के लिए, और वो उसके दूसरे लड़के को बोलते हैं कि ऐसा करो कि वो माला जो है वो गर्दन में से निकालनी है सोते टाइम चंद्रगुप्त के, और वो जागना भी नहीं चाहिए चंद्रगुप्त, और माला टूटनी भी नहीं चाहिए। तो कैसे करोगे ये? तो जो दूसरा लड़का था वो कर नहीं पाता। फिर यही काम चंद्रगुप्त को दिया जाता है कि ऐसा है कि वो सो रहा होगा तो माला निकाल के लेके आनी है, तो माला टूटनी भी नहीं चाहिए और वो जागना भी नहीं चाहिए, कि ऐसा कैसे करोगे? तो किसी को आइडिया है कैसे पॉसिबल है ये कि बिल्कुल अगर माला टच की तो वो जग जाएगा? तो जागना भी नहीं चाहिए और वो माला लेके भी आ जाए और माला टूटे भी ना, ये ऐसा नहीं कि निकाला और टूट गई। एनी आइडिया? हाँ जी, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, कहीं कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे आता रहता है जोक्स वगैरह में। हाँ जी, प्रभजोत स्टोरी सुनी है पहले कभी ये वाली? अच्छा, बाकी किसी ने? तो कैसे निकालोगे? मान लो आपको राजा बनना है, आप में से आईएएस बनना है ना। मान लो पूछ ही लिया उसने कि ये इंसिडेंट हुआ था, चंद्रगुप्त ने कैसे निकाली होगी वो माला। अवेयर जरूर रहना है। राजा यानी क्या होता है कि आपको कई बार बहुत ही यानी हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो चंद्रगुप्त का आंसर ये था कि मैं उसका गला ही काट दूंगा तलवार से। गला काट दिया जाएगा तो वो मर जाएगा, जागेगा तो है नहीं, और माला भी नहीं टूटेगी, है ना। इस तरीके का स्टेटमेंट था। और इस तरीके से उनको मालूम पड़ता है कि हाँ, अगर आपको मोनार्क बनना है ना जीवन में, यानी आपको बहुत ऊंचा जैसे राजा की कंडीशन चाहिए, तो कई बार आपको बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट रिएक्शन लेने होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोई एम्पायर संभालना है तो कई बार ऐसा होगा, और यूपीएससी के लिए बहुत फेमस चीज है ये, मतलब बहुत, क्योंकि यूपीएससी में वही काम करने वाले हैं जो लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, और फिर उसके बाद वो चंद्रगुप्त को आगे फर्दर ट्रेन करेगा। अब इसमें होगा क्या ना, पहली बार में नहीं जीत जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरी ट्रेनिंग देने के बाद भी जब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त अटैक करेगा धनानंद को, तो पहली बार वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो सीधे अटैक करेगा किंग को और वो डिफीट हो जाएगा। उसके बाद वो प्लानिंग बनाएंगे, और प्लानिंग बनाने के बाद वो उस एम्पायर को हटाएंगे। हालांकि हम वो बात करेंगे कभी ना कभी। अभी के लिए हम देखेंगे कि चाणक्य किसके टाइम के पर्सन है। निकोलो मैकियावेली, और ये इटली में बहुत फेमस राइटर रहे हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंस। द प्रिंस का मतलब राजा, वही चीज आगे देखेगा। तो अगेन ये कौटिल्य की मतलब पेंटिंग है जो बनाई जाती है, इस तरह की फोटो मिलती है आपको। कौटिल्या's ideas as expressed in the अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य के आइडियाज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, आर नोटेबली pragmatic। pragmatic का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको साथ के साथ वर्ड्स भी बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको कहीं और कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। pragmatic का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मोर फिजिबल, फिजिबल यानी होता है व्यवहारिक। ठीक है, फिजिबल का मीनिंग क्या होता है? व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब जिसे आप फॉलो कर सकते हो, इजी टू फॉलो, इजी टू फॉलो, और व्यवहारिक भी बोलते हैं। तो pragmatic एंड डिवॉइड ऑफ sentimentality
ही ओपनली डिस्कस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, यानी बेसिकली उनकी जो भी बातें थी, उनके जो भी टॉपिक्स थे बुक्स में जो मिलेंगे, वो एक तो व्यवहारिक है, व्यवहारिक मतलब कि आप उनको जीवन में अपना सकते हैं, प्लस डिवॉइड ऑफ सेंटिमेंटलिटी। सेंटिमेंट्स क्या होते हैं कि आप कभी कभी भावुक हो जाते हैं वगैरह, तो वो भावुकता नहीं है उसके अंदर, है ना, भावुक नहीं होने देगा कई बार चीजों के लिए। और कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि असैसिनेशन, यानी कैसे किसको मारा जाए, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट मे बी नेसेसरी टू एलिमिनेट फैमिली मेंबर्स। देखो ये ध्यान रखना, ये वही चीज है जो मैं आपको समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि कैसे उसने अपने दोस्त का ही गले काटने की बात बोल दी थी, काटा भी था। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं जब आपको अपने फैमिली मेंबर्स को ही एलिमिनेट करना पड़ जाएगा। एलिमिनेट का मीनिंग होता है मार देना। स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग सीक्रेट एजेंट, यही वो पर्सन है जो सबसे पहले जो रॉ या आईबी जैसी चीजें होती हैं, सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट करेगा ये। द यूटिलिटी ऑफ वायलेटिंग ट्रीटीज, कैसे कोई ट्रीटी करके तोड़ दी जाए, ये भी इन्होंने डिसाइड किया। दोबारा ध्यान रखना, ट्रीटी करके तोड़ देने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आप कोई लंबी बात मत बोल दो कि जैसे मैं ये करूंगा ही नहीं, मैंने वादा कर दिया, नहीं करने ये वादे, है ना। वादे करने वाले लोग कभी बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका एक बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण ये है, आपने सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, सभी ने देखी हुई है महाभारत। हाँ जी, यस और नो, मालूम है ना बेसिकली, हाँ वेरी गुड। तो महाभारत में जिन लोगों ने भी, वेरी गुड, जिन लोगों ने भी बोला था ना कि नहीं मैं वचन देता हूँ मैं ये करता हूँ, वो सारे लोग मारे गए। जैसे देखो आपकी भीष्म ने बोला था कि मैं सिंहासन की रक्षा करने का वचन देता हूँ, मारे गए। कर्ण ने बोला था कि मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, ये वचन है मेरा, मारा गया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन दे देंगे और वो उनको फॉलो करने के में लगे रहेंगे, लेकिन 1% से कोई मतलब कोई वचन नहीं है। कौन है वो? कृष्ण। अगर आप देखें कृष्ण भगवान जो है ना, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग है, जैसी जैसी कंडीशन वैसे वैसे चीज है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि यूटिलिटी ऑफ वायलेटिंग ट्रीटीज, कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप ट्रीटीज तोड़ दीजिए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइंग ऑन मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स पर भी निगरानी रखना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी जानकारी रखना। However, amidst these pragmatic discussions, Kautilya also emphasized the moral responsibilities of king. हालांकि इतनी सब कुछ बातें करने के बाद भी किसी भरोसा मत करो, ये सब कुछ करने पर जासूसी करवाइए, उसके बाद भी ये किस पर भरोसा रखते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग, यानी मोरली क्या चीज सही हो सकती है और क्या चीज है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मोरल बातें नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा होगा, ये जो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एमिट, एमिट का मीनिंग होता है बिटवीन। जिन लोगों को नहीं आइडिया, बिटवीन, बिटवीन यानी का मीनिंग होता है बीच में, ठीक है, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है, जिन लोगों को पता आइडिया नहीं हो। तो प्रैग्मेटिक भी है, प्रैग्मेटिक यानी बहुत आगे की सोच रखने वाला इंसान भी है ना, जो इजी टू फॉलो होती है, और उसके साथ साथ कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें भी ये करते हैं। He underscores paternal despotism and summarized the ruler's duty by stating, पैटर्नल डेस्पोटिज्म, पैटर्नल मतलब हम जानते हैं हमारी सोसाइटी पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक सोसाइटी का मतलब ये होता है जहाँ पे मेल यानी बेटा ही अपने घर को लीड कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इतना बताने के बाद उन्होंने ये भी बताया है, स्टेटिंग का मतलब होता है बताना। क्या बताया गया है कि रूलर की मोरल ड्यूटी क्या है, तो रूलर अगर आप हैं तो ड्यूटी आपकी क्या क्या है। द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट इज हैप्पीनेस ऑफ द किंग, देयर वेलफेयर इन his own pleasure is not his good but the pleasure of his subject is his good। कहने वाली बात यह है कि राजा सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचे, अपने लोगों के बारे में, अपने आसपास के बारे में, यानी अपने राज्य के बारे में सोचे। उसकी खुशी राज्य की खुशी में होनी चाहिए, ना कि पर्सनल हैप्पीनेस के अंदर, है ना। ऐसी बातें भी चाणक्य के द्वारा बोली गई हैं। अब चाणक्य के बाद जो अगला पर्सन है वो है मेगस्थनीज। जैसे कि आप जानते हो
मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे। एम्बेसडर का मीनिंग होता है दूसरी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से आते हैं और वो रिलीजियस पर्पज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुछ सीखने जानने के हिसाब से। तो ये मेगास्थनीज है। इन्होंने जो अपनी बुक में लिखा उसका नाम था इंडिका। क्या क्या बताया इन्होंने वो समझिए। अब ध्यान देना, देखो मेगास्थनीज इंडिया का नहीं है। मेगास्थनीज ने जो भी अपनी बुक में लिखा होगा वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे। वो जरूरी नहीं है कि पूरी कंट्री के ट्रू हो, लेकिन हमें पढ़ना जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ इनके बारे में लिखा है। तो ध्यान रखना है, कई बातें जो हमको लगे कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्हें इग्नोर कर देना है, बाकी जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या है, इंडिका ऑथर्ड बाय ग्रीक एम्बेसडर, यानी इंडिका जो बुक थी वो किसने लिखी थी, मैगजीन ने। ऑफर्ड एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी बातों में या फिर उनकी बातों से आपको चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में मालूम पड़ेगा। रिजाइडिंग इन द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, कहाँ रहे हैं कि काफी लंबे टाइम तक मौर्यन एम्पायर के कैपिटल पाटलिपुत्र में रहे। तो ध्यान रखना, मौर्यन एम्पायर कैपिटल कौन सा है, पाटलिपुत्र। ऑल्दो द ओरिजिनल टेक्स्ट इज लॉस्ट टू हिस्ट्री, अब ये भी ध्यान रख लो, भैया जो असली में इंडिका लिखी थी ना वो तो गायब हो गई, वो नहीं है। फ्रेगमेंट ऑफ इट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्क, इनके कुछ टुकड़े ही बाकी हैं। इंडिका का ओरिजिनल वाला पार्ट तो गया, हमारे पास कुछ कुछ अलग अलग लोगों से फ्रेगमेंट्स मिले हैं, कुछ वर्क मिला है कि इंडिका में क्या लिखा होगा। Historians such as Diodorus, who chronicled Alexander's India's campaign, Strabo, renowned for his geographical work on India and Persia. ध्यान रखना, डियोडोरस एक पर्सन है जिन्होंने क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब एक अरेंजमेंट किया था इवेंट्स का, कौन सा इवेंट पहले हुआ होगा कौन सा बाद में हुआ होगा, जिसमें अलेक्जेंडर के बारे में बताया जाता है। अलेक्जेंडर का इंडियन कैंपेन मतलब जो अलेक्जेंडर इंडिया में रूल करने के लिए आए। तो आप में से कितने लोगों को मालूम है कि इंडिया में जब वो रूल करने आए अलेक्जेंडर, तो उनको पोरस ने डिफीट कर दिया था, ये बात सही है या नहीं है। एक रूलर थे इंडियन रूलर पोरस, हाँ जी, बचपन में नाम तो सुना ही होगा, पोरस और सिकंदर की लड़ाई। यस या नो तो बोल दो, पोरस ने डिफीट किया था कि नहीं किया अलेक्जेंडर को। नो आइडिया। तो भैया जागते तो रहना, क्योंकि मैं मोस्टली आप तीन चार लोग ही आते हो, उन्हीं को भरोसा करता हूँ। जागते रहना, अगर नींद आए तो बता देना मेरे को, अपन रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मैं बोलता रहूँ आप लोग नींद ले रहे हो, इसलिए बोलते रहना आप लोगों को भी, सुनते रहने से नींद आ जाएगी। हाँ जी, पूनम, प्रभजोत, अल्ताफ। हाँ ओके, नीरू तो ठीक है, अल्ताफ भी जग रहे हैं, ठीक है पूनम, ओके गुड, वेरी गुड। हाँ मतलब ऐसे बताते रहना है, बोलते रहना है। अब ऐसे ही पढ़ रहे हो आप लोग बोल सकते हो, है ना, पढ़ते टाइम तो कोई ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे हो जो टाइम किसी को ऐसा लगेगा, पढ़ ही रहे हो आप, है ना, तो बोलना है, इससे आप लोग थोड़ा करेक्ट भी रहोगे। मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ क्या रही थी। जैसे कि सिकंदर और पोरस की फाइट होती है, और फिर पोरस की डिफीट हो जाती है, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़ा, यानी इतनी कम रिसोर्सेज में भी वो फाइट करता है, इस बात से सिकंदर बहुत खुश होता है, और वो दोबारा से पोरस को उसका एम्पायर वापस कर देते हैं। हालांकि डिफीट तो पोरस की हुई थी। लोकल हिस्ट्री में कहीं आपको मिल सकता है कि पोरस ने सिकंदर को डिफीट किया था, अलेक्जेंडर को डिफीट किया था, लेकिन रियल में नहीं, मतलब ऐसा नहीं मिलता है ऑथेंटिक सोर्स के अंदर। तो वही उसके बारे में बताया हुआ है। तो एक तो हो गया स्ट्राबो, हो गया प्लिनी, प्लिनी ये सब लोग रोमन स्कॉलर्स वगैरह पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ही, who referred Megasthenes' observations, and Arian, who documented Alexander's campaign, and Admiral Nerochus voyages to Babylon, ये नाम है बंदे का, बेबीलोन एक जगह का नाम है,
All contribute to our understanding of Megasthenes account through their own writing. हम इन सभी चीजों को कलेक्टिवली देखते हैं तो हमें मेगास्थनीज के ओपिनियन उनकी बुक में देखने को मिलेंगे और जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखे थे। कौन लिख रहा है? मेगास्थनीज, ठीक है ना। ये अब ये बुक है मेगास्थनीज मैन एंड मिथ। बेसिकली कहानी जो है पूरी पूरी चंद्र के बारे में लिखी हुई है। तो इंडिका provides a comprehensive depiction of the Indian subcontinent, comprehensive यानी विस्तृत जानकारी प्रदान करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, encompassing its geographical features such as its quadrilateral shape, bordered by ocean, and the south and east, soil quality, climate, rivers, flora, मतलब आपको इंडिका में हर चीज मिल जाएगी कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बाउंड्री लाइन पर ओशियंस है ना, यहाँ पे सॉइल किस तरह की मिलती है, क्लाइमेट कैसा है, रिवर कौन कौन सी है, फ्लोरा एंड फौना कौन सा है। क्या रखिएगा, फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज, फौना मतलब एनिमल स्पीसीज। तो मैगजीन्स ऑफर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, हॉर्स एंड मंकी। इन्होंने जानवरों के बारे में भी लिखा है, सोचो आप कितना डिटेल लिखा होगा इसमें। कौन कौन से एलिफेंट, वो कौन कौन से एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, एलिफेंट, हॉर्स एंड मंकी, which fascinated the Greek audience. The text also dwells into agricultural produce, administrative system, societal structure, myth and folklore. अब देखो सब चीजों के मन में समझिएगा। मैगजीन की जो इंडिका बुक है उसमें एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, कैसे उसका अंदर ग्रेन वगैरह मिलेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सॉरी देखिए, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो डिवीजन ऑफ कास्ट है वो किस तरीके का है। साथ ही साथ मिथ, मिथ यानी जो सच नहीं होता, मिथ उन्हें बोलते हैं। फोकलोर्स यानी लोकल आम बोलचाल में कहलाने वाली कहावतें, कहानियां, उन सबको हम लोग फोकलोर्स बोलते हैं। इन सभी के बारे में आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन, मतलब इसकी इंडिका के अंदर, ठीक है। Greeks observed Indians' reverence for Lord Krishna. अब यहाँ पे ये समझिएगा कि जो इंडियंस हैं तो वो तो अपने अलग अलग रिलीजन में बिलीव करते हैं, अलग अलग गॉड उनके हैं, लेकिन जो ग्रीक हैं वो ग्रीक ये मान रहे हैं रेवरेंस। कितने लोगों को मीनिंग मालूम है रेवरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेवरेंस फॉर लॉर्ड कृष्णा, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो रेवरेंस का मीनिंग होता है डिवोशन, डिवोशन यानी श्रद्धा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी श्रद्धा किसमें है? कृष्ण है। whom they equated with Dionysus and Heracles. Heracles मतलब हरक्लिस। जैसे हमारी कंट्री में लॉर्ड कृष्णा के ऊपर हम लोग डिवोटेड करते हैं, वैसे ही यूरोपियन ग्रीक लोग बेसिकली डायनासस और हरक्लिस से मतलब जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो भगवान है और हमारे लिए कृष्णा भगवान है, इस तरीके से। They portrayed Indians as people of integrity, noting the rarity of theft and highlighting their strong moral values and character. Rarity of theft मतलब बेसिकली माना ये गया था कि इंडियन लोग ब्यूटीफुल होते हैं, जिनमें आपको इंटीग्रिटी मिलेगी, ठीक है। रेयरिटी का मीनिंग क्या होता है? दुर्लभ वस्तु है, रेयरिटी ऑफ थेफ्ट। इनको लगा था कि थेफ्ट, चोरी वगैरह नहीं होती होगी यहाँ पे, है ना। हाईलाइटिंग देयर स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज एंड कैरेक्टर, इन्होंने इंडिया को बहुत ही मोरल कंट्री बताया है और इनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बताया गया है इस बुक के अंदर। Megasthenes was particularly impressed by the contentment and prosperity of the Indian population. यानी ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को और कंटेंटमेंट को देखकर, यानी लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह का वे ऑफ लिविंग है, उसको देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होगा। और वैसे भी होता है, आज भी हम लोग देखते हैं ये। अगला है पॉपुलेशन, होता है जनसंख्या।
इंडिया की जनसंख्या तो आप जान ही रहे हो, अभी भी टॉप पर ही है ऑलमोस्ट। अब तो अपन लोग टॉप पर ही ऑफिशियली है, और पहले भी टॉप मोस्ट टॉप में ही मान सकते हो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को। यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन है ही नहीं। तो वो इन सबको देख के ना बेचारा हक्का बक्का रह गया। कौन? मेगास्थनीज। ही रिमार्क्ड दैट इंडिया हैड नेवर फेस्ड फेमाइन। उन्होंने भैया कोई लंबी लंबी बातें लिख दी। क्या लिख दिया? जैसे इंडिया में कभी फेमाइन ही नहीं पड़ा। attributing this to the abundance of nourishing food। और वो ये मानते हैं कि देखो जिसको भी फेमाइन तो पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल है इंडिया में। Even during wartime, Indian refrained from ravaging agricultural land। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर लड़ाई का टाइम ही चल रहा है तब भी लोग जो फार्मिंग करते हैं वो कर ही लेते हैं, फार्मिंग में कुछ लोग लगे रहते हैं। This approach amplified their commitment and preserving agricultural livelihood amidst conflict। ये बताती है कि चाहे भले लड़ाई चल रही है लेकिन लड़ाई के बीच में भी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वगैरह किया करते थे। तो ये बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर उस जमाने में भी मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। आगे देखिए, अब है मैगनीज वर्क इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। फ्लॉज मतलब ऐसा नहीं कि मैगनीज ने जो बातें लिखी वो सारी सही है, गलत भी हो सकती है। एज इट कंटेन्स inaccuracy in detail, a tendency of uncritically accepted Indian folklore and an inclination to idealize Indian culture to the lens of Greek philosophy। बेसिकली हम ऐसा मान सकते हैं कि जो मैगनीज ने जो बुक लिखी है उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन स्ट्रक्चर को उन्होंने किसके थ्रू देखा हुआ है? उन्होंने देखा है ग्रीक फिलोसफी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर देखा हुआ है? ग्रीक फिलोसफी के बेसिस पर। यानी ग्रीक में कैसी चीज चल रही होंगी उसी चश्मे से इन्होंने इंडिया को देखा है, समझा। फॉर इंस्टेंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरोडोट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इजिप्शियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। ये हेरोडोट से प्रभावित थे। तो जैसे इजिप्ट की सोसाइटी 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी, उन्होंने इंडिया को भी वैसे ही डिवाइड करना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जो जैसा काम करता है उसका वही कास्ट माना जाएगा। मैगनीज मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ 7 कास्ट इन इंडिया। तो देखो लिंक समझो, उन्होंने क्या किया? इजिप्ट की तरह, इजिप्ट में 7 कास्ट होती है, उन्होंने इंडिया में भी कितने डिवाइड कर दिए? 7 कास्ट। However, this classification, including categories such as philosophers, farmers, artisans, soldiers, overseers, and the king's counselors, deviation from the traditional fourfold caste system prevalent at the time. Despite this Megasthenes did recognize two crucial aspects of Indian caste system: endogamy and hereditary occupation। अभी थोड़ा समझो ठीक है। ये बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम कैटेगरी वाइज 7 कास्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से हो गए लोग? फिलोसोफर, फार्मर, आर्टिजन, सोल्जर्स, ओवरसीयर्स एंड द किंग काउंसिल। यानी किंग की जो भी काउंसिल है वो सब कुछ इस तरह से मिलाएगी, कितनी कास्ट बन जाएंगी? 7 बन जाएंगी। ठीक है। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि मेगास्थनीज ने इनको भी देखा, इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, और साथ ही साथ उनको दो क्रूशियल चीजें मिली। दो क्रूशियल चीजें क्या होती हैं? एक तो होता है एंडोगेमी और दूसरा है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। एंडोगेमी का मीनिंग होता है, किसी को मालूम है क्या होता है? अंतर विवाह। ठीक है। अंतर विवाह का मीनिंग क्या होता है? इसको भी समझ लीजिएगा कि जो मैरिज वगैरह की जाएगी ना वो अपनी ही कास्ट में या फिर अपने ही रिलीजन में विद इन द लिमिट्स। जब हम लोग बात करते हैं तो उसे बोलते हैं एंडोगेमी। और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, हेरिडिटरी होता है जैसे जो काम पापा कर रहे थे वही काम बेटा करेगा, फिर उनका बेटा करेगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसे बोलते हैं हेरिडिटरी, यानी वंशानुगत वर्ग। तो एक जनरेशन कर रही है, अगली जनरेशन वही काम करे। ये कुछ उसने दो चीजें गलत देखी। एडिशनली स्ट्राबो erroneously claims that Indians were unfamiliar with writing and metal smelting। और यहाँ पे देखो स्ट्राबो ने क्या बोल दिया कि उस जमाने में इंडियंस अनफेमिलियर थे, जानते ही नहीं थे किसके बारे में? कि एक तो राइटिंग नहीं लिखते कैसे हैं और दूसरा मेटल को पिघलाते कैसे हैं, इनके बारे में नहीं जानते थे इंडियंस। एंड रेयरली कंज्यूम्ड वाइन, और बहुत रेयरली वाइन वगैरह यूज किया करते थे।
ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल्स, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो तभी ड्रिंक किया जाएगा। डिस्पाइट दीज inaccuracies, Menesthenes indica alongside Cotilius Alsas offer valuable insight into one of the most influential dynasties of the time, the Mauryan dynasty। यानी कहने वाली बात यह है कि हालांकि मेगास्थनीज के इंडिका में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन तब भी इस बुक से हमें उस समय के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज मिलती है। किस समय के बारे में? मौर्यन एम्पायर के समय के बारे में। आगे देखिए, द मौर्यन डायनेस्टी। अब हम लोग समझेंगे मौर्यन डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हो रही है, कौन फाउंडर है, तो आप जानते ही हो। द चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी। कब से कब तक है? तो 324 321, ये कई जगह 324 मिलती है, कई जगह जो ईयर होती है 321 मिलती है। 321 से लेके 297 BCE, बिफोर कॉमन एरा, मैंने बताया अभी हुआ था। Inherited a substantial army from Nandas। Inherited कैसा मतलब कि नंदा को तो डिफीट कर दिया। जब नंद को डिफीट कर दिया, नंद डायनेस्टी को डिफीट कर दिया, तो उनकी आर्मी किसकी आर्मी हो गई? मौर्यन की हो गई। Which he effectively utilized to conquer vast territories in northern, southwestern and peninsular India। और क्योंकि इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, तो ये अदर अलग अलग पार्ट में भी रूल करने के बारे में सोचेंगे। However, the origin and caste of the Mauryan family remain shrouded in ambiguity with varying accounts across different texts। अब इसमें बताया गया है कि अलग अलग सोर्सों से हमें ये तब भी कंफर्म ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कास्ट कौन सी थी, है ना। इसके बारे में प्रॉपर्ली पक्का हम लोग नहीं कह सकते। अब देखिए मौर्यन डायनेस्टी में और चीज क्या है। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात समझते हो आप। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ये महावंशा, हालांकि ये बस समझ लेना है कि उस टाइम में बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी काफी फेमस था और अलग अलग टेक्स्ट की बात की जा रही है। और यहाँ पे से कंपैरिजन है इंडियन यानी हिंदू का टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो पढ़ना हो तो मन कर लेना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ऐसे कोई काम की नहीं है आपके लिए। अभी की समझिए, देखिएगा चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त के बारे में समझेंगे। द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य with the guidance of his mentor। mentor कौन है? चाणक्य है, कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन किसकी हेल्प से डाल पाए होंगे? ये चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। हाँ जी, मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जिस चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है, तो हमने देख ही लिया था कि वो पर्सन भी, हाँ, अगर वॉइस वगैरह आए ना तो बोल देना कोई भी कैमरा ऑन करके। चंद्रगुप्त likely established his power base in Punjab before expanding eastward to seize control of the Magध। अब होगा क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि रूल करना है, तो एक बार जब डायरेक्टली अटैक करने के बाद वो फेल हो गए, तो उन्होंने अब ये ट्राई किया कि हम नंद यानी जो धन का एम्पायर के अलावा आस-पास के सारे एम्पायर को जीत लेते हैं। तो ट्रेडिशनली बिलीव सजेस्ट दैट Chandragupta's strategy approach was influenced by a moral lesson derived from observing a woman scolding her child for eating from the hotter center to properties, drawing a parallel to see the power from weaker centers। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को कि दिक्कत क्या हुई यहाँ पे। देखिएगा, देखो क्या बोल रहा है। ये जो स्टोरी नीचे हमने देखा वो क्या है कि जैसे कि इसने एक मदर को देखा अपने बच्चे को खिलाते हुए, कुछ खाना वाना खिलाते हुए। क्या देखा उसने कि देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने आपने भी ट्राई किया हुआ, आप एक प्लेट में हलवा लो, हलवा या फिर लस्सी खाई है आप लोगों ने, लस्सी एक होती है, थोड़ा आइडिया है हलवा, गरम हलवा है क्या है, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग। जैसे कि मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट में अगर आपने गर्म हलवा डाल दिया, मान लीजिए ये हलवा भर दिया आपने,
तो जो अब हलवा जब खाना है ना, मान लो ये पूरा हलवा भरा हुआ है, ये पूरा हलवा है। अब ये हलवा अगर किसी को खाना और एक गर्म हलवा आया बिल्कुल ही, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि एकदम चम्मच यहाँ बीच में डाली और उठा के खा लिया, या फिर आपको पहले साइड से शुरुआत करनी चाहिए, कॉर्नर से? कौन सी अप्रोच ज्यादा सही होगी, साइड से खाना या बीच में चम्मच पकड़ के खा लेना? यस एनीवन? साइड से, वेरी गुड। कॉर्नर से। अगर आपको गर्म हलवा खाना है तो अगर आपने बीच में उंगली एकदम डाल दिया तो जल जाएगी उंगली, कभी बीच में चम्मच से ले लो तो जल जाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, साइड बाई साइड। तो मौर्य यहीं से एक चीज समझा कि अगर सपोज करो मुझे पूरे एम्पायर पे रूल करना है ना, तो सेंटर में अटैक करने की बजाय मुझे बाउंड्री बाउंड्री वाले आउटर साइड वाले एरिया पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो उसी की स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि कैसे उसने एक फीमेल से सीखी जो अपने बच्चे को हलवा वगैरह खिला रही थी, कि कैसे साइड बाई साइड खिलाने के बाद बीच में आओगे तो अपने आप ही बीच वाले एरिया में कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली बीच में अटैक किया तो मामला गड़बड़ है। तो ग्रीक स्कॉलर्स referred to Chandragupta as Sandropatus, a name identified by विलियम जोन्स। यानी चंद्रगुप्त का नाम विलियम जोन्स ने सैंड्रोपुटस दिया था। क्या नाम दिया था? सैंड्रोपुटस। तो कहीं पे आ जाए सैंड्रोपुटस कौन है, तो सैंड्रोपुटस है चंद्रगुप्त मौर्य। So Greek sources hint at a meeting between Chandragupta and Alexander the Great during the latter's invasion of northwest India in 327 to 326। यानी चंद्रगुप्त की मुलाकात अलेक्जेंडर से होगी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्टली अलेक्जेंडर खुद मिलने नहीं आएगा, वो अपने आर्मी के चीफ को भेजेगा, जिसका नाम क्या होगा? हाँ जी, अलेक्जेंडर का चीफ का मालूम है नाम किसी को? अलेक्जेंडर का आर्मी चीफ सेल्यूकस निकेटर। आपको नाम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, सेल्यूकस निकेटर। आगे समझिए, these sources also describe the conflict between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator। सेल्यूकस अगेन आ गया, तो इसके साथ मीटिंग हुई थी। A general of Alexander who had gained control over eastern Asiatic provinces followed Alexander's death। तो देखो अभी तो ये अलेक्जेंडर के अंडर में है, जब अलेक्जेंडर की डेथ लेगी तो भी ये कुछ एरिया पे कंट्रोल अपना कर लेंगे। चंद्रगुप्ता defeated Seleucus। चंद्रगुप्ता ने डिफीट किया सेल्यूकस को अराउंड 301 BCE, compelling him to cede territories such as the एरा चोइसा, मतलब कंधार का नाम है इसका, अफगानिस्तान के अंदर है। देन गडरोसिया, गडरोसिया मतलब बलूचिस्तान वाला एरिया। देन पारापोमी सडाई मतलब एरिया ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग काबुल, हेरात और कंधार इन एक्सचेंज ऑफ 500 एलिफेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 हाथियों के बदले में इतना सब कुछ इसको देना पड़ा। इसको इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का फायदा हुआ इसमें। और आगे चल के हम लोग समझेंगे अभी कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी या बहन ऐसे कुछ आएगा अभी, उससे मैरिज भी कर लेगा, जिसका नाम होगा हेलेना, है ना, हम लोग ये समझेंगे भी। तो सेल्यूकस निकेटर से तो डील काफी अच्छी की थी, और सेल्यूकस निकेटर वही इंसान जो अलेक्जेंडर की तरफ से डील करने वाला, यानी अलेक्जेंडर का आर्मी का चीफ। So Seleucus dispatched an envoy, the Mauryan court magazine, renowned of his work, Indica, as a key figure in shaping the modern empire. He oversees its expansion, encompassing regions such as Bihar, Nepal, and part of western and northwestern India, along with the Deccan. According to, जो अभी कुछ काम का भी नहीं है, read out कर रहा हूँ, आप लोग सुनते चलेगा। According to जैन स्क्रिप्चर्स, यानी जैन लोग जो लिखते हैं, जैन स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, एंड ओरल हिस्ट्री, मतलब जैन इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलता है और ओरल हिस्ट्री के थ्रू मिलता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता। The Mauryan emperors embraced Jainism and retreated to the Sravana-Vengola hill near Mysore alongside Bhadrabahu। कहने की वाली बात ये हुई कि जो जैनिज्म था, ये मौर्यन एम्पायर के टाइम में जैनिज्म ग्रो करेगा, और इसमें इनके दो डिवीजन हुए थे, मैंने सुना भी था, ये जानते भी होंगे आप लोग। जैनिज्म में दो डिवीजन होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। दिगंबर यानी जो कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी भद्रबाहु के लीडरशिप में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हियर ही प्रैक्टिस संलेखना, a Jain ritual involving voluntary fasting unto death।
अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले जाएंगे, जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। और संलेखना एक टेक्निक है। संलेखना का मतलब क्या होता है, एक इंसान धीमे धीमे खाना खाना बंद कर दे और बाद में उसकी अपनी अपनी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं संलेखना, यानी भूखे रहते हुए मर जाना। क्या कहलाएगा आपका, संलेखना कहलाएगा। हाँ जी, यहाँ से कोई दिक्कत, हाँ जी यहाँ से कोई दिक्कत है। ठीक है, तो 5 मिनट्स का हम लोग ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट्स में पानी वानी पी आइए आप लोग भी, और हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिंदुसार से। ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ। और अभी मैं मतलब मैं खुद उठ के जा रहा हूँ, तो बोलिएगा नहीं क्योंकि माइक में आवाज आएगी नहीं मुझे। 5 मिनट में दोबारा रिज्यूम करेंगे इस मीटिंग को। ठीक है, 5 मिनट के अंदर। देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है वो है बिंदुसार, यानी उन्हीं का बेटा है ये जो रूलर बनेगा। तो बिंदुसार, द ग्रीक हिस्टोरियंस डब्ड हिम अमित्रोघात, मतलब अमित्रो चैट्स मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता, इनका ये उपनाम दिया गया है, मतलब डिफीट करने वाला। तो सिग्निफाइंग हिज प्रोग्रेसेस एज अ कंकरर, ऐसा माना जाता है कि ये कंकरर है। कंकरर यानी दूसरों को हरा देने वाले या फिर हर बार खुद जीतने वाले। इनके लिए बोला जा रहा है विष्णु बिंदुसार के लिए। While in the Mahabhashya he is referred to as अमित्रघात, और अगर महाभाष्य के अंदर हम इनकी बात करते हैं तो महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है, हाईलाइटिंग हिज मार्शियल अचीवमेंट। मार्शियल यानी मिलिट्री वाली, ये बहुत ही लड़ाई बहादुरी से लड़े और हारे वाले नहीं है ना। इंटरेस्टिंगली बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स रिमेन साइलेंट ऑन बिंदुसार। लेकिन बड़ी बात यह है कि बुद्धिस्ट चीजों के अंदर, बुद्धिस्ट बुक्स के अंदर आपको बिंदुसार के बारे में कुछ खास देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा। दो टेल्स फ्रॉम आजीविका, आजीविका टेल्स यानी कहानियां, कहानियां आजीविका के अंदर, आजीविका सेक्ट यानी संप्रदाय के अंदर रिकाउंट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कहानियां जब कही जाती है, एनकाउंटर वेयर इन सीर फोरटोल्ड अशोका's फ्यूचर ग्रेटनेस टू बिंदुसारा। लेकिन हम ये देखेंगे कि अशोका के बारे में तो मालूम पड़ेगा, फ्यूचर ग्रेटनेस टू बिंदुसार। हालांकि बिंदुसार को मालूम था कि अशोक बहुत अच्छा मतलब महान इंसान हो सकता है, लेकिन बिंदुसार इज क्रेडिटेड विद एक्सपेंडिंग हिज डोमिनियन टू इंक्लूड द रीजन बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बिंदुसार माने जाते हैं कि अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक के एरिया को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन मॉन्क तारानाथ, तिब्बत के एक मॉन्क यानी भिक्षु के अकॉर्डिंग जो तारानाथ थे, who chronicled Indian Buddhism in the 17th century, Chanakya, one of the Bindusar's prominent ministers, subjugated numerous towns and rulers, consolidating Bindusara's rule over the vast expanse between the eastern and western seas। आप बस इतना रखिए, बिंदुसार के दो उपनाम हो गए, है ना। महाभाष्य के अंदर इनके बारे में जिक्र मिल जाता है, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड में इनके बारे में कुछ खास मिलता नहीं है। एक तिब्बतन मॉन्क है तारानाथ, इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन के इवेंट्स को एक लाइन में क्रोनलाइज किया। क्रोनलाइज का मतलब होता है सीक्वेंस से लिखना। वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि बिंदुसार एक बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रहे थे, लेकिन इनको ये भी मालूम था कि अशोक जो है वो सबसे पावरफुल है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है या डेवलप करेगा, उसके बारे में इनको मालूम था। लेकिन हालांकि ध्यान रखिएगा, अशोक जो है वो रूलर बनने की लिस्ट में थे नहीं, क्योंकि ये उनके बड़े बेटे नहीं थे। The Greek historical accounts details Bindusara's diplomatic engagement with Western monarchs. Strabo recounts how Antiochus and Syrian king dispatched Damascus as envoy of Bindusara's court। यानी कहने वाली बात यह है कि बिंदुसार बहुत ही परफेक्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखते थे, कि बातचीत कर रहे थे हर एक तरह के मोनार्क के साथ। स्ट्राबो के साथ उनकी बातें हैं, एंटियोकस के साथ बातें हैं, सीरियन किंग के साथ बातें हैं, हर किसी के साथ बातचीत उनकी चल रही है। वाइल प्लिनी ये राइटर्स है, नोट्स दिस टॉलमी, इधर ना PTOLEMI को बोलते हैं टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट
send Dionysius as an ambassador to India. यानी डायनोसियस एक इंसान है जिसको इंडिया में भेजा गया था एज ए एम्बेसडर. द दिव्यानंदा, likely from Bindusara's era, mention his son Ashoka's suppression of a rebellion led by corrupt ministers in Takshila. यानी तक्षशिला में एक बार कुछ मिनिस्टर्स ने रिबेल कर दिया था अगेंस्ट द मोनार्क. तब किसने भी सप्रेस किया उनको? अशोक ने किया. किसने भेजा होगा? बिंदुसार ने भेजा होगा. बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था कि जाके देखो क्या गड़बड़ चल रही है, और उसको जाके हैंडल किसने किया? अशोक ने. बिंदुसार is believed to have embraced the आजीविका sect. बिंदुसार ने अपने जीवन के आखिरी समय में आजीविका रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था. His reign saw Maurya's empire influence extending across the subcontinent, reaching far south as कर्नाटका. अब ये समझ लीजिएगा, अब थोड़ा सा ये समझना है आपको. देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था एंड में. बिंदुसार जो है वो आजीविका सेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. और ऐसे ही जब अशोक का नंबर आएगा तो अशोक बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेगा. एक तो ये चीज है. बिंदुसार अपना एम्पायर कर्नाटका तक एक्सपेंड कर देंगे, कर्नाटका तक साउथ में, है ना. और तक्षशिला तो है, तो काफी बड़े एरिया को इन्होंने रूल किया. अब आते हैं हम मेन पर्सन के बारे में बात करते हैं, अशोका. ठीक है. अशोका का जो टाइम पीरियड है वो है 268 से लेके 232 BCE. ये वो टाइम है अशोका रूल कर रहा है. फॉलोइंग बिंदुसार डिसमिस का मतलब डेथ के बाद इन 273 BCE a succession struggle ensued for 4 years. According to the Divyadana, Bindusara favored his son Susil as his successor. ध्यान देना, बिंदुसार की डेथ के बाद सुशील, जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बेटा अशोक नहीं है, सबसे बड़ा बेटा अशोक नहीं है, सक्सेसर कौन होना चाहिए? सुशील. While Ashoka was supported by Bindusara's ministers. बिंदुसार चाह रहे हैं कि सुशील रूलर बने, लेकिन बिंदुसार के मिनिस्टर्स चाहते हैं कि अशोका रूलर बने. विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ राधागुप्ता, मिनिस्टर कौन? राधागुप्ता. एंड आफ्टर एलिमिनेटिंग 99 ब्रदर्स, ध्यान रखिएगा, अशोका ने रूलर बनने के लिए एलिमिनेट किया 99 ब्रदर्स को. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक भाई को मार ही डाला. जो भी भाई रूलर बनना चाह रहे ना उनको हटा दिया. अब कोई ऐसा जो रूलर बनना ही नहीं चाह रहा था उनको छोड़ दिया है. ध्यान रखना, इसे बोला गया है एलिमिनेटिंग करना. एलिमिनेट करना नहीं, खत्म कर देना. 99 प्लस को हटाकर ये रूलर बने. हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि 100 भाई थे उस जमाने में थे, तो बड़ी बात है ना. अशोका इवेंचुअली ascends the throne of Magad. His formal concession occurred after his tumultuous period. Earlier during Bindusara's reign, Ashoka had been appointed as the viceroy of Takshila and Ujjain, two cities crucial for commercial activities. अब ये ध्यान रखिएगा कि तो जब अशोका रूलर बनेंगे तो स्टार्टिंग में काफी उथल-पुथल होगी, जैसे होती है, मतलब काफी लोग एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे होंगे. हालांकि आप ऐसे समझ सकते हो कि अशोका पहले वाइसराय रह चुके थे, यानी गवर्नर रह चुके थे. कहाँ के? तक्षशिला और उज्जैन. और दोनों ही जो सिटी है वो क्रूशियल थे, इम्पोर्टेंट थे कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए. यानी कॉमर्स संभालना पहले से इनको मालूम था कि कॉमर्स को कैसे हैंडल करना है. किसको आइडिया है? अशोक को आइडिया है. आगे समझिए. Renowned as one of the history's most illustrious monarch, illustration ही बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अशोक के बारे में. Ashoka stand out as perhaps the first ruler to directly engage with his subjects through inscriptions. हम ये मान सकते हैं कि अभी तक की हिस्ट्री में अशोक ही वो रूलर है जो अपनी बातों को डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचाएंगे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू. इंस्क्रिप्शंस यानी लिख देंगे दीवारों पर, पत्थरों पर, रॉक्स पर, उन सभी पर. नोन बाय वेरियस एपिथेट्स सच एज बुद्धा, सात्य एंड अशोका इज इन द मास्की एडिक्ट. एडिक्ट आ गया. एडिक्ट मतलब पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ होगा. अब इन अलग अलग एडिक्ट में अशोका के कौन कौन से नाम मिलते हैं?
तो एक तो मिलता है धर्म अशोका, धर्म अशोका कहाँ लिखा हुआ मिलता है? सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में। धर्म अशोक कहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ? सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में, धर्म अशोक। ठीक है, धर्म अशोक कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको? सारनाथ के इंस्क्रिप्शन में। फिर है प्रियदर्शी, मीनिंग ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस, यानी जो देखने में बहुत अच्छा हो। ये भी किसका नाम है? अशोक का नाम है। एज डॉक्यूमेंटेड इन श्रीलंका बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स दीपावमसा एंड महावमसा। इसके अलावा श्रीलंका में अगर आप जाएंगे, श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर मिलता है उसमें भी अशोक के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको। लेकिन ध्यान भी रखिएगा, अशोका शुरुआत से धर्म के लिए इतना फेवरेबल नहीं था। ये तो बाद की बात है, धर्म के बारे में बात कर रहा है, लेकिन शुरुआत में तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्पायर को डेवलप करना, फाइट करना, यही उसके मेन मोटिव थे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द अशोक वंदना अशोका's मदर hailed from चंपा, यानी अशोक की मम्मी कहाँ से थी? चंपा से थी। एंड was a daughter of ब्राह्मण named शुभ्रदरंगी, शुभ्रदरंगी। ठीक है, legends hold that Ashoka's derived his name which means without sorrow। तो अशोक यानी इसको कोई शोक नहीं है ना, तो वही हो गया विदाउट sorrow, दुख के बिना। From the joyous occasion of his birth, which lead to the reconciliation of his entrenched parents, entangled in place, intriguing his name, originated from his mother's exclamation, "I am now without sorrow"। अब देखो यहाँ पे बात बोली है कि अशोक का नाम कैसे पड़ा अशोक, कि ये उसकी मम्मी के नाम, मम्मी के अकॉर्डिंग है कि जब अशोक बॉर्न हुआ तो तब उसने क्या फील किया? आई एम विदाउट सॉरो, कि अब मुझे कोई दुख नहीं है। और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या पड़ गया? अशोक, जिसे कोई शोक ना हो, यानी जिसे कोई दुख ना हो। ये कुछ कहानियां हैं, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाती है, यूपीएससी के अंदर पूछ ली जाती कई बार। हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। इसी पीडीएफ में आपको वो एंड में मिल जाएंगे, प्रीलिम्स में कौन कौन से आए हैं और मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो इसी पीडीएफ में एंड में मैंने अटैच किए हुए हैं। आगे देखिए, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर सच एज दीपावमसा एंड महावमसा ऑफर्स इंट्रिकेट नैरेटिव कंसर्निंग अशोका's क्वींस। ध्यान ना, अशोका's क्वींस लिखा हुआ है, अशोका की रानियों के बारे में भी इसमें एक आपको मिलेगा। Legends has it that Ashoka entered into a love marriage with Mahadevi। तो अशोका की एक लव मैरिज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, महादेवी, द डॉटर ऑफ ए मर्चेंट फ्रॉम विदिशा, जो कि विदिशा के एक मर्चेंट की बेटी थी। महादेवी लेटर बोर अशोका's two celebrated children महेंद्र एंड संघमित्रा, और इससे इनके दो मतलब बच्चे होंगे, एक महेंद्र और संघमित्रा, who played crucial role in spreading Buddhism faith। और इनका मेन काम क्या होगा? बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करना। These texts also mentioned other queens such as, अब देखो ये तो हो गई एक क्वीन महादेवी, महादेवी के अलावा और भी क्वीन की कौन कौन है? असंधिमित्ता, पद्मावती एंड तिसारखिता, मतलब तिसारखिता, ये और भी इसकी क्वींस हैं। The later famously associated with an attempt to have the Bodhi tree cut down। और देखो ध्यान देना, जो बोधि ट्री आप देखते हो वो तो काट दिया गया था, है ना, वो बोधि ट्री कर दिया था, काट दिया गया था। बाद में ये बोधि ट्री लाकर, ये मैं बता दूं, बोधि ट्री कट डाउन। एडिशनली Kuruwaki stand out as a sole queen referred in the Queen's Edict, Allahabad Kosam Pillar Edict, identified as the mother of Prince Tiwara, Ashoka's only son mentioned with the name in inscription। अब ध्यान दीजिएगा कि एक और क्वीन होगी अशोक की, करुवाकी। अगर आपने मूवी देखी, एक शाहरुख की मूवी आई थी, उसमें करुवाकी ही थी, उसमें जो स्टोरी है वो करुवाकी की साथ की स्टोरी है पूरी की पूरी। और इसका मदर ऑफ प्रिंस तिवारा, ठीक है, अशोका's only son mentioned in inscription।
तो इंस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ही बेटे का नाम मिलेगा, वो कौन है? तिवारा है। ठीक है, और वहां इसकी मदर के बारे में बताया गया। ये कुछ टिपिकल टर्म्स हैं, मैंने एक बार बोल दी, एक बार आप एक दो बार रीडिंग करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगी ये सब चीजें। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि अशोका की काफी सारी क्वींस रही। Then Ashoka's empires spanned from the Hindu Kush mountain to Bengal, encompassing regions such as Afghanistan, Balochistan, and the entirety of the Indian subcontinent, including Kashmir, Nepal Valley. यानी कश्मीर और नेपाल वैली वाला जोन भी इसमें कवर किया हुआ है, हिंदू कुश वाला भी एरिया कवर किया हुआ है। बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने डेवलप किया था। Remarkably, it was the first empire to achieve such extensive territorial reach। ये पहला ऐसा कोई शासक था जिसने इतने बड़े एरिया पे रूल किया हो। The only exception were a small southern area as noted in Rock Edict 13। Rock Edict 13 में एक बताया गया है कि सिर्फ एक छोटा सा एरिया था जिसपे रूल नहीं कर पाए थे। कौन सा वाला? Which was inhabited by Cholas and Pandyas, and region mentioned in Rock Edict 2 occupied by the केराला पुत्रस एंड सत्या पुत्रस, है ना। ये एरिया अलग अलग लोग रूल कर रहे थे और इस पर ये अशोक का रूल नहीं कर पाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। ये रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको पहले रॉक एडिक्ट। इस तरह के रॉक एडिक्ट होते हैं, देखो ये है ना, ऐसा पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। एक तो फोटो और भी है, वो भी आपको दिखा दी जाएंगी। तो इनको बोलते हैं पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट। यानी पिलर पे इस तरह से लिखा हुआ है तो पिलर एडिक्ट हो गया, और किसी और पे लिखा हुआ है तो वो रॉक एडिक्ट हो गया। रॉक पे लिखा हुआ है उस तरीके से, रॉक यानी चट्टान। तो आगे देखिए थोड़ा सा और समझिएगा। हाँ, यहाँ तक हो गया। अगली चीज, अब अशोक ने एक नई टेक्निक डेवलप की थी जिसे बोलते हैं हेलेनिस्टिक, मतलब टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन बनाने वाली चीजें। तो ये हेलेनिस्टिक वो है टेक्निक, इस तरह की चीज आपको मिलेगी। हेलेनिस्टिक, ये नाम ध्यान रखना आपको। Were notably figures such as the Antiochus II of Syria, Ptolemy II of Egypt, Antigonus of Macedonia, Magus of, ये बहुत नेम दिए हुए हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा अशोक ने डेवलप किया टेक्निक ऑफ मूर्ति बनाने का, वैसा ही इजिप्ट में, लीबिया में, ठीक है, मैसेडोनिया में आपको मिल जाएगा। ऐसी चीजें वहां पर भी डेवलप की गई है। और इसमें ध्यान ही रखना कि अशोका की रॉक एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोका ने डिप्लोमेटिक तरीके से कई जगहों पे रूलर्स को अपने रॉक एडिक्ट्स के थ्रू ही गाइड किया है, बताया कि वो क्या चाहता है, किस जगह रूलर वहां पे होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ सदर्न एरिया जो है, तो आपको मालूम पड़ेगा चोलास पांड्या वाला एरिया, वहां तक ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश जरूर करेगा अपने आप को वहां तक रूल करने के लिए। अब इस पैराग्राफ में दो चीजें काम की थी आपकी, कि एक तो अशोका की हेलेनिस्टिक टाइप की मूर्ति बनाने की टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अशोक बहुत सारे डिप्लोमेटिक चीजों में एंगेज रहा, जो मैंने डिराइव कर दी दोनों बातें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, अशोका emerged as a significant advocate of Buddhism। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अशोका बुद्धिज्म को एक्सेप्ट भी करेगा और उसको प्रमोट भी करेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन डॉक्यूमेंटेड इन टेक्स्ट लाइक द महावंशा and Deepavamsa, he embraced Buddhism after being converted by his nephew Nigrodha, who entered monkhood at the age of 7। यानी कहने वाली बात यह है कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेगा अपने नेफ्यू की वजह से, तो 7 ईयर की एज में क्या बन जाएंगे? मॉन्क बन जाएंगे। मॉन्क यानी भिक्षु बन जाएंगे। Another account in the Divya Vandana suggests that Samud- Samudra, a former merchant turned monk, played a role in his conversion। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो उनका नेफ्यू हो गया, दूसरा एक मर्चेंट था, वो मॉन्क में कन्वर्ट होते हैं, और यही देख के अशोक भी आगे जाके क्या कर लेंगे? मॉन्क में अपने आप को कन्वर्ट, मॉन्क मतलब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो अशोका's rule बुद्धिज्म एक्सपेंडेड बियॉन्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये भी ध्यान रखो कि अशोक की वजह से ही बुद्धिज्म पहली बार इंडिया से निकलकर किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचेगा। He dispatched his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon। सिलोन यानी श्रीलंका, स्पेलिंग ध्यान रखना CEYLON। सिलोन बोलते हैं श्रीलंका को फॉर दिस पर्पज। और ये अपने बेटे और बेटी को कहाँ भेजेंगे? श्रीलंका भेजेंगे, और वहीं पे जाएगा ये बोधि ट्री, और फिर बाद में लौट कर वहां से यहाँ पर आएगा। In his efforts of propagate dharma, Ashoka appointed धर्म महामात्र। अब देखो, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था धर्म महामात्य। ऑफिशियल tasked with spreading Buddhist teaching among various social strata, including women. In the 14th years of his reign, his initiatives were formalized। इसका मीनिंग क्या होगा कि धर्म महामात्र अधिकारी के द्वारा अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करना स्टार्ट किया, और लगभग 14 इयर्स तक अशोक क्या करेंगे? रूल करेंगे। अगला, अशोका ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट रिलीजन हमने पढ़ा था कि काउंसिल यानी मीटिंग हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन है? अशोका ने ऑर्गेनाइज करवाया था पाटलिपुत्र में। ड्यूरिंग द 18th year of his reign, following his council, he dispatched Buddhist missionaries to Ceylon and Suvarnabhumi, marking significant strides in global definition of Buddhism। कहने वाली बात ये हुई कि सिलोन में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है ना? अपने बेटे बेटी दोनों को भेजा हुआ है बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, और बुद्धिज्म को प्रमोट किया भी जाएगा। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग द 21st year of his reign, 21वें साल में जब ये रूल कर रहे थे, अशोका एम्बार्क्ड ऑन हिज सेकंड धर्म यात्रा टूर, यानी इन्होंने धर्म की यात्रा की, विजिटेड लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। और फिर वो कहाँ पहुंचे? लुम्बिनी पहुंचे, जो बुद्धा की जन्मभूमि थी। अशोका implemented several significant reforms including the prohibition of animal sacrifice। अब ये अशोका के कुछ अच्छे काम है कि अशोका ने कौन कौन अच्छे काम किए? तो पहला, इन्होंने एनिमल्स की हत्या, ये बलि दिया थी, उसको बंद करवा दिया। एंड रेगुलेशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों काट कर जो खाया जाता है मीट के फॉर्म में, उसको भी रेगुलराइज किया गया। एडिशनली एस्टेब्लिश्ड धर्मशाला इन्होंने डेवलप कराई, रेस्ट हाउस जो कि लोग मूव करते हैं उनके लिए। हॉस्पिटल्स, सराय यानी रहने का प्लेस, अक्रॉस हिज किंगडम, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वेलफेयर। और ये चीज दिखाती है कि वो मानवतावादी कितना है और कितना लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो ख्याल और ये मानवतावादी बातें हैं, ये कब आई? जब अशोक ने बहुत बड़े एरिया पे रूल कर लिया था। ठीक है, अगला है बृहद्रथ। तो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होगा आफ्टर डेथ ऑफ अशोका, और अशोका की डेथ के बाद बृहद्रथ रूलर बनेंगे, और बृहद्रथ को डिफीट कर दिया जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कौन हरा देगा अशोका के, मतलब अगले वाले बंदे को, जिसका नाम बृहद्रथ है? बृहद्रथ को डिफीट करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के साथ ही शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी और मौर्यन डायनेस्टी खत्म, और यहाँ से नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, शुंग डायनेस्टी। हालांकि हमें शुंग डायनेस्टी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एम्पायर के बारे में समझना है। अब हम पढ़ेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे अशोका के, कहाँ पे कितने कितने इंस्क्रिप्शन उन्होंने बनवाए थे, उन इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, कितने रॉक एडिक्ट हैं, कितने पिलर एडिक्ट हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ से स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप इतना ठीक है। कल अशोका के इंस्क्रिप्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी।